हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। मेरे सामने फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस ओपन है और इसमें मैंने इंडियन पॉलिटी का सिलेबस जो है वो आपके सामने रखा हुआ है। इंग्लिश मीडियम के अंदर आपको फर्स्ट ग्रेड की पॉलिटी मैं कराने जा रही हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के स्पेशल फीचर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट बहुत बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एंड नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये सिलेबस है। सबसे खास बात, सिलेबस के अंदर सब कुछ प्रॉपर मेंशन है कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। वीडियो आपको इंग्लिश मीडियम में है, अभी मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ। ने शेयर किए हैं, ये एक एस्पिरेंट ने शेयर किए हैं। बिकॉज देखिए, कुछ आप बुरा मत मानिएगा, रीज़न ये है कि आपके जो पॉलिटी के नोट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वाइड हैं, वो कवर कराने पॉसिबल नहीं है। मैंने वो रीड किए हैं, वही सारे एज इट इज़ जो कंटेंट है एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको इन नोट्स में मिलेगा। आप एक बार इन नोट्स को ज़रूर फॉलो करें, एक बार देखें। फिर भी अगर कोई शिकायत हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए रेडी है ही। देखिए, बेसिक पॉलिटी कॉन्सेप्ट्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, फेडरलिज्म, ये सब क्या होता है, मेजॉरिटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फीचर्स हैं, पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन्स क्या हैं, पॉलिटिकल थ्योरीज क्या हैं। अब सिलेबस क्योंकि बहुत क्लियरली डिफाइंड ही है, तो देखिए, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन की किताब आपने देखी होगी, किताब आती है, वही एक लीगल डॉक्यूमेंट है वो, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि कंट्री कैसे चलेगी। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये कहती है कि जनरल स्टेट के ऊपर कुछ लिमिटेशंस हैं, मीन्स सरकार जो चाहे वो नहीं कर सकती। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ये कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो वैल्यूज़ और जो प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। रूल ऑफ लॉ किसने दिया, AC डाइवी ने दिया। ये कहते हैं कि किसी के पास भी आर्बिट्रेरी पावर नहीं है, चाहे कोई PM हो, प्रेसिडेंट हो, आर्बिट्रेरी पावर किसी के ऊपर भी पास नहीं है। सबको कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना पड़ेगा। कानून के सामने सब बराबर हैं, इंडिविजुअल लिबर्टीज़ अवेलेबल हैं। ठीक है। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। तो सुप्रीम कोर्ट के दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को डिफाइन किया गया है। क्योंकि देखो, जब आप पूरी पॉलिटी पढ़ोगे तो ये कुछ टर्म्स होंगी जो बार बार आएंगी, तो ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रामेश्वर प्रसाद केस था जिसके अंदर ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एब्सोल्यूटिज्म नहीं है, ये लॉ के ऊपर बेस्ड है। मीन्स जो वो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर लॉज हैं और उसको ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोटेक्ट करता है। मीन्स सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन इज सब्सटीट्यूटेड बाय ऑब्जेक्टिविटी प्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। यानी कि उसको देखो, जो समझना है या उसका क्या निष्कर्ष है वो तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ही निकालता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है वो कोई सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव। देखो, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बड़ा कॉमन पॉइंट होता है। अब जैसे हमारे पेपर है, हमारे ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, तो अगर आंसर A है तो A ही है, दिस इज ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिविटी प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन, सब्जेक्टिविटी नहीं। सब्जेक्टिविटी क्या होता है, मान लो जैसे आंसर राइटिंग होती है, तो आप एक आंसर लिखते हो, उसमें कोई टीचर होता है आपको 2 नंबर भी दे देता है, कोई दूसरा टीचर होता है तो 3 नंबर भी दे देता है, दैट इज सब्जेक्टिविटी। तो ये बात रामेश्वर प्रसाद केस के अंदर कही कि सब्जेक्टिविटी जो सेटिस्फेक्शन है उसको सब्सटीट्यूट करता है कौन, ऑब्जेक्टिविटी। और ऑब्जेक्टिविटी किसमें गिवन है, कॉन्स्टिट्यूशन में। आयर कोयलो केस में क्या कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ही वो लीगल प्रिंसिपल है, वो कानूनी सिद्धांत है जिसके थ्रू गवर्नमेंट की पावर के ऊपर कंट्रोल लगता है ताकि कंट्री के अंदर जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो। अच्छा, अब आगे देखिए, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, एक होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल सुनो पहले, जहाँ पे संविधान नहीं है। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये तराजू हैं, ये हाथ हैं, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे इलेक्शन होंगे, जो हेड ऑफ स्टेट होंगे, यानी कि जो PM है, जो प्रेसिडेंट है। ठीक है, एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट, एक होता है हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ गवर्नमेंट इज PM, हेड ऑफ स्टेट इज प्रेसिडेंट। इनकी लिमिटेड पावर्स हैं, स्पेसिफिक टेन्योर है, 5 साल बाद दोबारा इलेक्शंस होंगे, जैसे USA, UK, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या है, जहाँ पे कोई भी संविधान नहीं है, कोई भी इलेक्शंस नहीं है, कंट्री का जो रूलर होता है, जो राजा होता है, उसके पास अनलिमिटेड पावर्स होती हैं, कोई रूलिंग लिमिट नहीं होती, मीन्स कुछ भी आज़ादी नहीं होती, जैसे कि ब्रूनेई, कतर एंड स्विट्जरलैंड के अंदर। इस स्वाजीलैंड क्यों लिखा है, ये गलत हो गया शायद स्पेलिंग। ठीक है, चलिए, अब एक आता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है।
रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे अपने इंडिया का है, लिखित है और उसके अंदर सब कुछ लिखा है, प्रिसाइज है, डिफाइंड है, सिस्टमैटिक है और उसको काफ़ी एफर्ट्स के थ्रू बनाया गया है, जैसे यूएसए में, फ्रांस में और इंडिया में। अनरिटन क्या है, डॉक्यूमेंटेड तो है लेकिन लिखित नहीं है, जैसे कि इसका ब्रिटेन का है, ब्रिटेन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है बट लिखित नहीं है, तो कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं है, इनडेफिनाइट है, इम्प्रेसाइज है, बट दैट इज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम से ये सब चल रहे हैं, तो वो मतलब एक्सपीरियंसड हो गए हैं, तो समझ गए, तो एक्सपीरियंसड है तो वहाँ पे कुछ ऐसे खास प्रॉब्लम्स नहीं आती, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की। तो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कैसी होती है, एक देखो होती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम और एक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, जैसे आपने उनको देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप को, तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव मीन्स जिसको इलेक्ट किया गया है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते लेजिस्लेचर को अपनी पॉलिसीज़ के लिए, अपनी एक्ट्स के लिए। जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम, यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि जो पीएम है और बाकी जो कुछ लोग आते हैं एग्जीक्यूटिव में, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के लिए। तो देखिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम का है, यूएसए में है, वहाँ पे एक ही एग्जीक्यूटिव है, रियल नॉमिनल सब एक ही है, ठीक है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर है, एग्जीक्यूटिव के पास अलग पावर है, लेजिस्लेटिव के पास अलग पावर है, पॉलिटिकल होमोजिनिटी नेसेसरी नहीं है, उनके आपस में विचार मिलते हैं नहीं मिलते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोअर हाउस का फिक्स टर्म होता है, ठीक है, कि इतने टर्म के लिए है, मीन्स डिसॉल्व नहीं हो सकती। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसे इंडिया में है तो इसके अंदर डुअल एग्जीक्यूटिव है, रियल हेड और नॉमिनल हेड। देखो रियल हेड और नॉमिनल हेड आपको पीएम और प्रेसिडेंट में अभी जब हम पढ़ेंगे भी, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बहुत डिटेल में समझ में आएगा। यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि अगर आपने सही तरीके से अपना काम नहीं किया तो आपकी जो सरकार है वो ख़त्म भी हो सकती है। पावर फ्यूज्ड है ना, आपने देखा होगा उनको क्या नाम है, कांग्रेस भी बीच में बहुत बोलती है, तो ये सब आपने देखा होगा। सो दैट इज़ फ्यूजन ऑफ पावर। पॉलिटिकल होमोजिनिटी है, लोअर हाउस यानी कि लोकसभा डिसॉल्व भी किया जा सकता है। इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी और 26 नवंबर 1949 को हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो था वो एक्सेप्ट कर लिया था और 26 जनवरी 1950 से ये इफ़ेक्ट में भी आ गया था। कॉन्स्टिट्यूशन हमें हमारी पॉलिटिकल कोड, स्ट्रक्चर, प्रोसीजर, पावर, ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स सब बताता है। चलिए अब देखते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, लेंथी है, बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे शेड्यूल्स हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। हमने इंस्पिरेशन ली है वेरियस सोर्सेज से जिसकी काफ़ी आलोचना भी होती है। यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, यूके से हमने पार्लियामेंट लिया है। इसमें रिजिडिटी भी है, फ्लैक्सिबिलिटी भी है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्पेशल मेजॉरिटी से ही पास होती हैं और कुछ सिंपल मेजॉरिटी से हो जाती हैं। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइस, कहने को तो स्टेट पे अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट चलती है और इस यूनियन लेवल पर अलग, लेकिन आपने देखा होगा कहीं ना कहीं जो सेंट्रल लेवल है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी ज़्यादा पहुंच रहती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सॉवरेनिटी है, जुडिशियल सुप्रीम है, आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट सब देखने को मिलेंगे, लेकिन सबके विधाता सुप्रीम कोर्ट है। फंडामेंटल राइट्स आपको आर्टिकल 12 से 35 तक देखने को मिलती हैं। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आपको आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 देखने को मिलती हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51A में है। सेक्युलर स्टेट है 25 टू 30, सेक्युलर तो बहुत ही ज़्यादा आप देख ही रहे हो। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, सिंगल सिटीजनशिप है, आपको इंडिपेंडेंट बॉडीज़ देखने को मिलती हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इमरजेंसी लग सकती है अगर कुछ फॉलो नहीं होता है, और क्या कब लगती है वो भी पूरी डिटेल में है। 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है, लोकल है और फिर आपको उसके ऊपर स्टेट है और फिर सेंट्रल है। फॉर्म ऑफ पॉलिटी गवर्नमेंट की बात करें तो देखिए ये कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, फेडरल गवर्नमेंट यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम के अंदर यहाँ पे जो सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसके पास ही सारी पावर होंगी, जैसे कि यूके। फेडरलिज्म क्या होता है, यहाँ पे पावर डिवाइड होते हैं यूनियन और स्टेट्स के बीच में, जैसे कि यूएस में हर स्टेट्स के पास अपनी अपनी पावर्स भी होती हैं। फीचर्स की बात करें तो यूनिटरी जो सिस्टम होता है, यानी कि जहाँ पे एक ही गवर्नमेंट है, जैसे कि यूके के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, तो वहाँ पे एक ही गवर्नमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे रिटन है नहीं, तो रिटन भी हो सकता है, अनरिटन भी हो सकता है।
कोई पावर का डिवीजन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि लिखा ही नहीं है ना कुछ। कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड फ्लेक्सिबल दोनों है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट भी हो सकती है, डिपेंडेंट भी हो सकती है। अगेन आई एम टेलिंग यू, कुछ भी लिखा नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। लेजिस्लेचर बाइकैमरल भी हो सकता है, यूनिकैमरल भी हो सकता है। अच्छा, फेडरलिज्म क्या है? जो यूएस के अंदर है, रिटर्न होगा। मल्टीपल लेवल ऑफ गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। डुअल पॉलिटी आपको देखने को मिलेगी स्टेट पे और सेंटर पे। पावर्स का क्लियर डिवीजन है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। बाइकैमरलिज्म आपको देखने को मिलेगा, यानी कि स्टेट के अंदर भी, जैसे अपने इंडिया में लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, सो दैट इज बाइकैमरलिज्म। अच्छा, फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म हम वर्ड बार बार सुनते हैं, ये क्या है? देखिए, ये वर्ड समझने बहुत ज़रूरी हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। हालांकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे सिलेबस में नहीं लिखे, लेकिन अगर आप ये नहीं समझेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे इसके बाद हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट करेंगे और बाकी सब करेंगे, तो ये आपको समझने ज़रूरी हैं और ये आते भी हैं पेपर के अंदर। सो देखिए, फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म का मतलब कि जैसे अपने इंडिया के अंदर देखिए ना, अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, दैट इज़ फेडरलिज्म। हर किसी को अपने एरिया के अंदर हक होता है, लेजिस्लेशन में, टैक्सेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में। हर किसी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होती है एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी। जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं वो कोई भी अकेला चेंज नहीं कर सकता। अगर आज राजस्थान गवर्नमेंट कुछ चेंज करना चाहे, वो अकेले चेंज नहीं कर सकते, दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेंट ज़रूरी है। कोर्ट भी देखेगा कि आपने अपनी पावर्स कैसे यूज़ किए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेगा और आपको रिजल्ट बताएगा। रिवेन्यू का सोर्सेज सबके लिए, कौन सा सिर्फ स्टेट को बिलोंग करता है, कौन सा सेंट्रल के पास जाके फिर स्टेट को बटेगा पैसा, ये सब डिसाइडेड होता है। फेडरल सिस्टम के दो ऑब्जेक्टिव हैं, एक तो कंट्री की यूनिटी बनी रहनी चाहिए, एक रीजनल डाइवर्सिटी को भी ध्यान में रखना है। इंडिया के अंदर क्वासी फेडरलिज्म है, ध्यान रखिएगा। इंडिया के अंदर कैसा फेडरलिज्म है? क्वासी फेडरलिज्म। यानी कि इंडिया के अंदर देखो, स्टेट सेंट्रल सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा टिल्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ। इसी को कहते हैं क्वासी फेडरलिज्म। यानी कि जो मेन जो रेजिडोरी पावर्स है ना, देखो यूनिटरी फीचर्स क्या होते हैं, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। बाउंड्री ऑल्टरेशन करना है, स्टेट से कुछ नहीं पूछना, सिंगल सिटीजनशिप होगी, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, गवर्नर्स स्टेट सेंट्रल की होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑडिट कर सकता है तो सेंट्रल की पावर बताता है, इमरजेंसी प्रोविजन सेंटर की पावर बताता है, हाई कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, सेंटर की पावर बताई जाती है, आर्टिकल 1 यूनियन ऑफ स्टेट, ये यूनिटरी फीचर्स हैं, यानी कि सेंटर की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। वहीं हम फेडरल की बात करें तो लिखित संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, पावर्स डिवाइडेड है 7 शेड्यूल के अंदर, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, राज्यसभा है जो कि स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। ये बताते हैं कि स्टेट भी कुछ है। तो इंडिया के अंदर आपको दोनों चीज़ देखने को मिलेंगी। तो इंडिया इज़ अ क्वासी फेडरल टाइप। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ज़्यादा फीचर्स हैं वो देखो यही है कि जो टिल्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ। हालांकि ये भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने SR बोमई केस के अंदर दैट फेडरलिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए की डॉक्ट्रिन्स ऑफ इंडियन पॉलिटी। हम कुछ डॉक्ट्रिन्स की भी बात करते हैं क्योंकि अगेन इसी के बाद आपकी ये सब थ्योरीज वगैरह जो होंगी वो स्टार्ट होंगी। देखो कुछ आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझिए। सबसे पहले देखिए सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर क्या कहता है? सेपरेशन ऑफ पावर ये कहता है कि ये एक अप्रोच है स्टेट चलाने की, कंट्री चलाने की। स्टेट गवर्नमेंट भी अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइडेड है, ब्रांचेस भी फिर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। मतलब सबके पास अलग अलग पावर्स हैं और इंडिया के अंदर ये है, बट इट इज़ ओनली बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव की पावर्स अलग हैं, जुडिशरी की पावर अलग है। थ्योरेटिकली हम बोल सकते हैं। देखिए एग्जीक्यूटिव मतलब पीएम और उनके साथ कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, आपने देखे होंगे, है ना, उनके साथ साथ ही रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अमित शाह हो गए, है ना, और भी जो कुछ इंपॉर्टेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, तो यही रियल एग्जीक्यूटिव है। और कहने को प्रेजिडेंट जो होता है, प्रेजिडेंट हैज़ टू एक्ट ऑन द एडवाइस एंड एड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो ये लोग कहते हैं प्रेसिडेंट को एक बार सुननी पड़ती है कि भाई ऐसे ऐसे काम करना है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्क करते हैं अपनी बोथ कैपेसिटीज़ में, क्योंकि वो लेजिस्लेचर भी होते हैं, एग्जीक्यूटिव भी होते हैं। देखिए लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जिसको नहीं पता, पार्लियामेंट में जो सब है ना वो लेजिस्लेचर प्लस एग्जीक्यूटिव है और जो पावर में है वो एग्जीक्यूटिव है। समझ में आ गए? बाकी सब लेजिस्लेचर हैं। तो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो सभी आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ये हैं, आर्टिकल 50 ये कहता है कि जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव अलग अलग हैं, 50-50। ठीक है, जुडिशरी अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है। आज पीएम अगर कुछ भी करेंगे जुडिशरी एक्शन ले सकता है,
और अगर जुडिशरी कुछ करता है तो वो एग्जीक्यूटिव क्या कर सकती है, एग्जीक्यूटिव एक्ट्स वगैरह लेके आ सकती है। आर्टिकल 121 आर्टिकल 122 में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का जो कंडक्ट है वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में डिस्कस नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 361 ये कहता है कि प्रेसिडेंट्स और गवर्नर्स किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं है अगर वो अपना कोई भी काम सही ढंग से कर रहे हैं तो। केशवानंद भारती केस है जिसके अंदर ये कहा गया कि सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, यानी कि बेसिक ढांचा है। इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस में भी ये कहा गया कि जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है वो सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड है, दूसरी कंट्री में नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल एक कमीशन आई थी जिसको रिजेक्ट कर दिया था। एक्चुअली इसमें जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के ऊपर खतरा था तो जुडिशरी ने इसको ख़त्म कर दिया था। चेक्स एंड बैलेंसेस क्या होते हैं? चेक्स एंड बैलेंसेस मीन्स आज पीएम कुछ करें तो कोर्ट उसको देख सकता है और उसको मना भी कर सकता है, दैट इज चेक्स एंड बैलेंसेस। यानी कि हर ब्रांचेस के पास अपनी अपनी पावर है और वो दूसरे को प्रिवेंट कर सकते हैं कुछ एक्शन लेने से। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यूएस के अंदर ट्रीपार्टाइट गवर्नमेंट में भी देखने को मिलता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के अंदर। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कौन अपॉइंट करता है? जजेस को कौन अपॉइंट करता है? एग्जीक्यूटिव। लेकिन हटा कब सकते हैं? जब पार्लियामेंट उनको इम्पीच करेगा। ये अभी हम पढ़ेंगे, पार्लियामेंट जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। एग्जीक्यूटिव पे चेक कैसे? क्योंकि एग्जीक्यूटिव कुछ भी करेगा तो आपको लेजिस्लेचर में जवाब देना है, पार्लियामेंट में जवाब देना है। जुडिशरी पर चेक कैसे? क्योंकि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है और बेसिक स्ट्रक्चर का पॉइंट यूज़ हो सकता है। क्योंकि जुडिशरी को अगर लगता है कि लेजिस्लेटिव या फिर एग्जीक्यूटिव ने कुछ गड़बड़ की है तो जजेस जुडिशियल रिव्यू करेंगे और बेसिक स्ट्रक्चर का पॉइंट लेके उनके किसी भी लॉ को वो इनवैलिड घोषित कर सकते हैं। सो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? व्हाट इज दिस बेसिक स्ट्रक्चर? बेसिक स्ट्रक्चर मतलब जैसे घर आप देखो, ये एक मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। जैसे एक घर है, आपको एक घर का मीन्स बाहर की दीवारें बनाकर दे दी, आप उसके अंदर सोफ़ा चेंज कर सकते हो, आप अंदर का मीन्स थोड़ा सा जैसे कि अपने अकॉर्डिंग एम्बियंस वगैरह बना सकते हो, लेकिन आप घर की कोई भी दीवार को नहीं तोड़ सकते। दैट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती केस जो 24 अप्रैल 1973 था उसके अंदर आया था और इसमें यह कहा था कि पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगा सकता। आर्टिकल 368 में भी अमेंड नहीं कर सकते। कोर्ट ने यह कहा कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर से अलग है और बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता, कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन तो नहीं किया लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स बताए, क्योंकि अब हमें क्या पता भाई कौन सी दीवारें नहीं तोड़नी, तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई कि इनको आप छेड़ नहीं सकते हो, ठीक है। कोर्ट बार बार हर केसेस में बताता भी रहता है, जैसे कि एसआर बोमाई केस में कहा कि सेक्युलरिज्म, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, सो जुडिशियल रिव्यू, कि इनको आप टच नहीं कर सकते। अच्छा, मेजॉरिटी क्या होती है? मेजॉरिटी पार्लियामेंट में यूज़ की जाती है। जैसे मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल में कुछ अपॉइंटमेंट करनी है, कुछ भी आपको करना है, तो देखो सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब जैसे मान लो आज पार्लियामेंट में 400 लोग आए हैं, 400 लोग का 50% एंड वोटिंग, 50% मान लो 400 अवेलेबल हैं तो 50% कितने हो गए? 200, और 200 में से मान लो अगर 180 ने वोट किया तो हम सिर्फ उन लोगों को लेंगे कि कम से कम एक तो 50% होना चाहिए, एक वोटिंग भी वो लोग दें। तो सिंपल मेजॉरिटी मीन्स 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग से कम नहीं होना चाहिए। किन किन चीज़ों में यूज़ की जाती है इसको हम पार्लियामेंट में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है? देखिए ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है, ये वाला आई एम टेलिंग यू कि ये चैप्टर आपका सिलेबस में गिवन नहीं है, बट इसके बिना आपको पॉलिटी समझनी थोड़ी सी मुश्किल है, ठीक है, तो इसलिए आपको ये मैं पढ़ा रही हूँ। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, यानी कि मान लो अगर 565 लोग हैं, आए मान लो 400 ही हैं, तो नहीं 400 का 50% नहीं, 565 का 50% होता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होता है कि अगेन वैकेंसीज नहीं होनी चाहिए, 50%, दिस मीन्स नॉट लेस देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस एक्सक्लूडिंग वैकेंसीज। यहाँ पे विदाउट सब्ट्रैक्टिंग वैकेंसीज हैं, और यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव मेजॉरिटी के अंदर यहाँ पे आप वैकेंसीज को हटा सकते हो, यानी कि जो लोग नहीं हैं आप उनको हटा सकते हो। ये स्पीकर के लिए, इन सब के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब किसी की पोस्ट जैसे कभी कभी कोई रिज़ाइन कर देता है, इन सब पे डिपेंड करता है, बहुत डिटेल में हम पार्लियामेंट में पढ़ेंगे। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है कि भाई कम से कम 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग होनी चाहिए।
ठीक है। और साथ ही साथ में 2/3 जैसे कि राज्यसभा ने कोई पास किया, एक्ट पास किया, ये स्पेशल मेजॉरिटी और ये पॉलिटिकल थ्योरीज में आपको थोड़ा सा कल पढ़ा, चलो स्पेशल मेजॉरिटी पढ़ा देती हूँ, ये फिर आगे कल पढ़ा दूंगी। देखिए क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा इंडियन पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी एक्चुअली में सच में काफ़ी लेंदी है, बट इंग्लिश में है तो जल्दी करा पाऊँगी। देखिए 2/3 से ज़्यादा मीन्स 2/3 कम से कम प्रेजेंट एंड वोटिंग होनी चाहिए। जैसे कि आर्टिकल 249 में क्या कहा है कि राज्यसभा रिजोल्यूशन पास कर सकती है जहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर है कि स्टेट के सब्जेक्ट के ऊपर लेजिस्लेशन किया जाए फॉर मोर देन 1 ईयर। आर्टिकल 312 क्या कहते हैं, राज्य कैन पास अ रिजोल्यूशन एथोराइजिंग द पार्लियामेंट टू, हाँ ये बात ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने का हक राज्यसभा के पास है। और पार्लियामेंट को राज्यसभा ये भी बोल सकते हैं कि आप स्टेट के इस सब्जेक्ट पर ये कोई कानून बना दीजिए, ये आर्टिकल 249 में लिखा है, ये इनके अंदर है। मीन्स 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग यहाँ यूज़ होगा। इसके बाद कौन सा है, नॉट लेस देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग विद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मैंने आपको बताया मेजॉरिटी जहाँ पे हम वैकेंसीज को एक्सक्लूड कर देते हैं। देखो ये अभी बताया ना, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के अंदर, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के अंदर देखो ये ध्यान रखना, इफेक्टिव मेजॉरिटी के अंदर हम एक्सक्लूड कर देते हैं और एब्सोल्यूट के अंदर हम एक्सक्लूड नहीं करते है ना, वैकेंसीज को सब्ट्रैक्ट नहीं करते। तो जो ये है इसके अंदर 2/3 तो प्रेजेंट एंड वोटिंग होना ही चाहिए, साथ ही साथ में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी होना चाहिए। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करना है, हाई कोर्ट को, कैग को, सेंट्रल इलेक्शन कमीशंस को। आर्टिकल 169 में ये कहा गया है कि स्टेट असेंबली विधान परिषद बना भी सकती है, अबॉलिश भी कर सकती है। 2/3 स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस चाहिए अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है। ये सब बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, पार्लियामेंट के अंदर पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो 50% स्टेट्स की भी हामी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बात है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को लेकर कोई बात है, 7th शेड्यूल को लेकर कोई बात है, पार्लियामेंट के अंदर स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन के लेकर कोई बात है, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस से रिलेटेड कोई बात है, आर्टिकल 368 से रिलेटेड कोई बात है, जीएसटी काउंसिल, तो इसके अंदर आपको स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में 50% स्टेट्स की कॉन्सेंट भी चाहिए। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना मुश्किल होता है। कुछ पॉलिटिकल थ्योरीज और मैं आपको पढ़ाऊंगी और फिर जो सिलेबस है हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट कर देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। लिखिएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर कि वीडियो कैसी लगी।